हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसी 8 बातों के बारे में जानेंगे जो कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ध्यान रखनी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। नंबर 1, सही फॉर्म चुनें। आयकर विभाग ने आईटीआर फॉर्म निर्धारित किए हैं। आपको अपनी आय के साधन के आधार पर सावधानी से अपना आईटीआर फॉर्म चुनना होगा, वरना आयकर विभाग इसे रिजेक्ट कर देगा और आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा जाएगा। नंबर 2, इनकम की सही जानकारी दें। हमेशा अपनी इनकम की सही जानकारी देनी चाहिए। अगर आप जानबूझकर या गलती से भी अपनी इनकम की सही जानकारी नहीं देते हैं तो इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। बचत खाते के ब्याज और घर के रेंट से होने वाली आय जैसी जानकारियां भी आपको देनी होती हैं, क्योंकि ये सभी आय भी टैक्स के दायरे में आती हैं। अगर आपकी कुल सालाना आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। साल में 1 करोड़ या इससे ज़्यादा की रकम बैंक के चालू खाते में है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरनी ज़रूरी है। अगर आप सालाना 2 लाख रुपए से ज़्यादा विदेशी दौरे पर खर्च करते हैं तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी है। अगर आप सालाना 1 लाख रुपए से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी होती है। पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में से अपने लिए सही ऑप्शन चुनें। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल 2020 को नया ऑप्शन दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज़्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गई थी, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए थे। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं नई टैक्स व्यवस्था और पुरानी टैक्स व्यवस्था में क्या फ़र्क है। देखिए, यदि आपकी 2.5 लाख रुपए तक आमदनी होती है तो नई टैक्स व्यवस्था में आपको छूट मिलती है और पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी आपको छूट मिलती है, आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। यदि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक आपकी आमदनी होती है तो नई टैक्स व्यवस्था में भी आपको 5% देना होता है और पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी आपको 5% टैक्स देना होता है। और यदि आपकी 5 लाख से 7.5 लाख तक के बीच आमदनी है तो आपको नई टैक्स व्यवस्था में 10% देना है और पुरानी टैक्स व्यवस्था में आपको 20% देना है। और यदि 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक आपकी आमदनी होती है तो आपको नई टैक्स व्यवस्था में 15% देना है और पुरानी टैक्स व्यवस्था में 20% देना है। 10 लाख से 12.5 लाख रुपए तक आमदनी है तो आपको नई टैक्स व्यवस्था में 20% देना है और पुरानी टैक्स व्यवस्था में आपको 30% देना है। 12.5 लाख से 15 लाख रुपए तक आमदनी है तो नई टैक्स व्यवस्था में आपको 25% देना है और पुरानी टैक्स व्यवस्था में 30% देना है। 15 लाख से ज़्यादा आमदनी है तो नई टैक्स व्यवस्था में 30% देना है और पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी 30% देना है। तो जब भी आप आईटीआर भरते हैं तो आपको आईटीआर भरते समय यह टैक्स व्यवस्था चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। तो आपके पास यदि बहुत सारी डिडक्शन है, जैसे कि कुछ लोग 80C में निवेश करते हैं, कुछ लोग 80D में भी निवेश करते हैं, तो आप पुरानी टैक्स व्यवस्था को चूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपको ये सभी डिडक्शन लेने के ऑप्शन मिलते हैं, जबकि नई टैक्स व्यवस्था में आपको ये सभी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। नंबर 4, बैंक खातों की डिटेल ना भरना। बहुत से लोग अपने बैंक खातों की जानकारी नहीं देते जिससे उन्होंने फाइनेंशियल ईयर में लेन देन किया है। ऐसा करना गलत है क्योंकि आयकर विभाग ने अपने अधिनियम में साफ तौर पर कहा है कि टैक्स पेयर को अपने नाम पर अधिकृत सभी खातों की जानकारी देना जरूरी है। नंबर 5, फॉर्म 26 ए डाउनलोड करें और अपनी आय का उससे मिलान करें। फॉर्म 26 या टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट आपकी आय पर काटे गए टीडीएस के भुगतान की सभी जानकारी दे देता है। अपना टैक्स रिफंड क्लेम करने से पहले इसे ज़रूर जांच लें। टैक्स पेयर को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले फॉर्म 26 और फॉर्म 16 से इनकम मिलाने के लिए कहा जाता है। यह टैक्स कैलकुलेशन में किसी भी तरह की गलती से आपको बचाएगा, जिससे आप एक सही टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे। फॉर्म 26 के अंदर आपके सभी टीडीएस की डिटेल होती है। आपको कंपनी से जो फॉर्म 16 मिलता है उसमें केवल कंपनी के द्वारा काटे गए टीडीएस की जानकारी होती है, जबकि फॉर्म 26 के अंदर आपने कोई एफडी कराई है, एफडी पर आपका टीडीएस कटा हुआ है, उसकी जानकारी भी होती है। आपने कोई जॉब के अलावा कोई दूसरा काम किया है, उसकी उस पर यदि आपका टीडीएस कटा है तो उसकी जानकारी भी इसमें होती है। तो फॉर्म 26 एक प्रकार से आपकी टीडीएस पासबुक होती है जिसके अंदर आपके सभी टीडीएस की जानकारी होती है।
तो आपको फॉर्म 26A को एक बार फॉर्म 16 से चेक कर लेना, मिला लेना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म 16 के अंदर जो TDS होता है वो यदि आपको 26A के अंदर नहीं मिलता तो आप कंपनी से बात कर सकते हैं कि हमारा TDS फॉर्म 26A के अंदर क्यों नहीं दिख रहा। तो ऐसी कंडीशन में आप उस TDS को रेक्टिफाई करवा सकते हैं और उसके बाद में उसका रिफ़ंड बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो आपको फॉर्म 26AS और फॉर्म 16 का आपस में मिलान करके ही अपनी ITR फाइल करनी चाहिए। टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करें। कई लोगों को लगता है कि टैक्स रिटर्न भरने के बाद उनका काम ख़त्म हो गया है, लेकिन आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई भी करना होता है। आप अपने इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल से अपने टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं, या आप अपने ITR फॉर्म को बेंगलोर भेजकर भी उसे वेरीफाई करा सकते हैं। नंबर 7, त्यौहार या अन्य किसी मौके पर मिले गिफ्ट की जानकारी देना। इनकम टैक्स के नियमों के तहत अगर आपको एक साल में 50,000 रुपये से अधिक की कीमत का गिफ्ट मिला है तो इस पर आपको टैक्स देना होगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इस बात का ध्यान रखना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको इस प्रकार के गिफ्ट की जानकारी भी अपने ITR फॉर्म के अंदर देनी होती है। नंबर 8, विदेश में है बैंक अकाउंट तो इसकी जानकारी भी देना ज़रूरी। अगर आपका किसी दूसरे देश में बैंक अकाउंट है तो इसकी जानकारी भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय देनी होती है। इनकम टैक्स नियमों के अनुसार भारत के सभी टैक्स पेयर्स को बैंक खातों सहित सभी विदेशी संपत्तियों की जानकारी भी देनी होगी। यदि आपके पास विदेशों में शेयरों में या म्यूचुअल फंड में निवेश है तो इसका विवरण भरने के दौरान सावधान रहें। इसकी जानकारी भी आपको ITR फॉर्म के अंदर देना ज़रूरी होता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई 8 बातें आपके लिए उपयोगी होंगी और आप ITR भरते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आ जाए और आप वीडियो को देख सकें। ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।